प्यारे बच्चों और मेरे सभी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। परमाणु संरचना के यह तीसरा वीडियो है जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैंने जितने मॉडल पीछे पढ़ाया था उनमें एक वर्ड आ रहा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो अब यहाँ पर उसका हम वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसके बारे में 1887 में हर्ट्ज ने देखा कि जब एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, धातु की सतह से टकराता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। निकलने वाले इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन और इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। देखिए, सन बहुत जो दिए जाते हैं कि कब खोजा गया, क्या खोजा गया, ये बहुत मायने नहीं रखता। आपको इसका कॉन्सेप्ट देखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। कहा गया कि जब हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने हर्ट्ज ने क्या किया कि एक निश्चित आवृत्ति वाली, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की कुछ किरणपुंज यानी कुछ रेज को लिए, प्रकाश रेज को, और उनको पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, इन प्रकार की जो धातुएं हैं, इन धातुओं पर डाला। जैसे इन धातुओं पर डाला तो क्या हुआ, जैसे धातुओं पर ये किरणपुंज टकराई, टकराने के साथ ही धातु की सतह से, क्योंकि धातुएं भी इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, धातु की सतह से क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना शुरू कर दी। तो जो इलेक्ट्रॉन वह किरणपुंज डाला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उनको हम लोग क्या कह रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस घटना को, इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक धातु है। ठीक है, ये कोई धातु है, जैसे मैंने कहा था पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इस पर एक निश्चित आवृत्ति की, ये देखिए प्रकाश, निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरण डाली गई। जैसे ये किरण डाली गई, ठीक है, ये ऐसे इसलिए बनाई गई कि हाईली एनर्जी वाले होते हैं। तो ये क्या किए, प्रकाश से तुरंत धातु की सतह से, ये सरफेस है, इस सरफेस से टकरा कर वापस हुई। तो क्या निकाली, धातुओं से जब किरण टकराई तो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग नाम दे दिए क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी घटना का नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके प्रेक्षण से क्या प्राप्त हुआ। ऑब्जर्वेशन में ये हुआ कि जो धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो आपतित विकिरणों की तीव्रता पर निर्भर करती थी। यानी कितनी तेज़ी से हम लोग किरणों को डाल रहे हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी, जितनी तेज़ी से उनको धातु की सतह पर डालते थे, इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेज़ी से निकलते थे। ठीक है, इस पर नहीं निकलते कि इनकी चाल क्या है। ठीक है, फिर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या हुए, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनका जो वेग है वो आपतित विकिरण यानी क्या हुआ, आने वाली विकिरण की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता था। ठीक, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी किसी धातु पर जब हम कोई किरण पुंज डालते हैं तो धातु की ऊपरी सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन, और इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, कहते हैं। दूसरा है जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। देखिए, जब किसी पदार्थ या परमाणु से विकिरण का उत्सर्जन होता है। विकिरण का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश तरंग किसी सतह से टकराती है, किसी ठोस पदार्थ से टकराती है, टकरा के पुनः जब वापस जाती है तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं विकिरण या रेडिएशन। ठीक, तो जब किसी पदार्थ या परमाणु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा होता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। ठीक है, मान लो हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा ये कोई हमने धातु रख दी, ठीक है, या कोई परमाणु रख दिया, और इस पर लगातार हमने क्या किया, देखा कि किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थों में। अब ये किरणें जो उत्सर्जित हो रही हैं तो इन किरणों को हमने कहाँ ले जाके रख दिया, चुंबकीय प्रभाव में।
जैसे चुंबकीय प्रभाव में रखे तो ये किरणें जो एक साथ चल रही थी इस तरह से, वो क्या हो गई, अलग अलग विभक्त हो गई, यानी स्प्लिट हो गई, बट गई। तो इसे इस घटना यानी जो स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं जीनान प्रभाव। मैं आपको एक ऐसे घरेलू उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी को ऐंठ दीजिए तो पूरी लिपटी रहेगी, यानी वो क्या है, अभी किसी से टकराई नहीं है। लेकिन अगर उसी रस्सी को कूट दीजिए और फिर उल्टा उसे ओपन करिए तो धागे नुमा अलग अलग वो खुलती जाएगी। तो इस तरह से जब अलग अलग खुलेगी तो वो क्या होगी, विभक्त होगी, और इसी प्रकार की घटना को जीमान प्रभाव कहते हैं। यानी किसी की विकिरण जब होती है, जब उत्सर्जन होता है, और उन उत्सर्जित किरणों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो जो इकट्ठे एक साथ गुच्छे में पुंज के रूप में होती हैं, वो पुंज के रूप में न होकर क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिट माने होता विभक्त होना या फटना, यानी अलग अलग बट जाती हैं। तो जो स्पेक्ट्रम की रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में, स्पेक्ट्रम की रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में जो बंटवारा होता है या विभक्त होता है, उसी को हम लोग जीमान इफेक्ट कहते हैं। आगे चलते हैं स्टार्क प्रभाव। देखिए, जब किसी वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा होता तो उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को देखिए, यहाँ पर पीछे जो आपको कहा गया जीमान प्रभाव, स्टार प्रभाव, दोनों कंडीशन वही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु की विकिरण का उत्सर्जन हो रहा था तो उसे विद्युत क्षेत्र में, और वहाँ पर कहाँ ले जा रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र में। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ठीक है। जीमान प्रभाव में हम लोग कहाँ जा रहे थे, जीमान प्रभाव में हम लोग कहाँ रख रहे थे, ये देखिए, जीमान प्रभाव में हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे थे। कहाँ रख रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र में। जबकि स्टार्क प्रभाव में हम लोग कहाँ रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, दोनों में प्रभाव में अंतर क्या है। जीमान प्रभाव में हम किसी वस्तु का विकिरण से जो उत्सर्जन होगा तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, तो विभक्त हो जाएंगी। और स्टार्क प्रभाव में जब विकिरण होगा तो उसको हम विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो स्पेक्ट्रम विभक्त हो जाएंगी, और इस घटना को स्टार्क प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र में जब स्पेक्ट्रम का बंटवारा होता है तो उसे हम लोग स्टार इफेक्ट कहते हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का पुनः, ठीक है, विपाटन, वही विपाटन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्टार इफेक्ट कहलाता है। आगे चलते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से नहीं करती, किंतु असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल के रूप में करते हैं। पीछे आपको बताया गया बहुत सारे मॉडल में कि जो अवशोषण या उत्सर्जन है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, सतत नहीं होता, रेगुलर नहीं होता, रुक रुक के होता है। तो कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु की विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्या हो, सतत न होकर कैसा हो, असतत हो, तो वो होता कैसे है, जब वो डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा, तो वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल्स के रूप में निकलता है। तो ऊर्जा के जो प्रत्येक बंडल होते हैं, पैकेट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। और पीछे लेक्चर में मैंने आपको बता दिया क्वांटा, फोटान और ये एचन्यू क्या है। तो यहाँ पर क्वांटा कहते हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटान कहते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम फोटान कहते हैं। इसमें कहा गया कि किसी विकिरण की ऊर्जा ई, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और वेग सी तथा आवृत्ति न्यू, ठीक है, इसे हम लोग न्यू पढ़ते हैं। आवृत्ति न्यू में निम्न संबंध है, ई इक्वल टू एच न्यू अपान एच सी अपान लैम्डा, या इसी में कहेंगे वी न्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा। जहाँ ई क्या है, एक क्वांटा की ऊर्जा है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है जो फिक्स है। ये देखिए, प्लांक कांस्टेंट का मान, प्लांक्स कांस्टेंट का मान 6.625 इंटू 10⁻34 जूल होता है। ठीक, सी प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर है भिन्न भिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति न्यू अलग अलग होती हैं। यानी जो चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके तरंग दैर्घ्य का मान और उनकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति अलग अलग होती हैं, लेकिन सबका वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं परमाणु के मूल कण। देखिए, परमाणु में 2 तरह के कण होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो हम लोग पहले बात करते हैं स्थायी कणों की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में सबसे पहले 1859 में, ठीक है, जूलियस प्लकर वैज्ञानिक हैं, ने गैसों में कम दाब पर, देख लीजिए यहाँ पर एलपी से बोलते हैं, लो प्रेशर, ठीक है, गैसों में कम दाब पर विद्युत प्रवाहित की, और इन्होंने 60 सेंटीमीटर लंबी 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली को
0.011 अर्थात 10⁻³ मिलीमीटर पारा, Hg मतलब पारा के दाब पर किसी गैस को लेकर नली के दोनों किनारों पर इलेक्ट्रोड लगाकर उस पर क्या किए, उच्च विभव की सहायता से 3000 वोल्ट का विभवांतर प्रयुक्त करने पर कांच की नली में क्या हुआ, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के सामने वाली दीवार थी उस पर हरे रंग की प्रकाश चमकने लगी। ठीक है, इन हरे रंग की प्रकाश किरणों को जे थॉमसन साहब ने कहा कैथोड रेज। क्या कहा, जे थॉमसन साहब ने क्या कहा, इन्हें कहा कैथोड रेज। ठीक, देखिए वैज्ञानिक विलियम क्रूक्स, हिटार पेरिन तथा जे थॉमसन, इतने लोगों ने कैथोड रेज का अध्ययन किया था। ये देखिए यहाँ पर आपको मैं चित्र के द्वारा बता रहा हूँ, ये 60 सेंटीमीटर कांच की नली है, ये आपको नली दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पर इन्होंने क्या किया, लो टेम्परेचर पर 0.001, ठीक है, इतने उस पर जैसे ही प्रेशर किया तो देखिए ये सामने की दीवार पर, ये जो दिख रही हैं, इन सामने की दीवार पर एक ग्रीन कलर की कुछ किरणपुंज दिखाई दी, जिनका नाम जे थॉमसन साहब ने क्या रखा, कैथोड रेज। तो इस तरह से कैथोड किरणों की खोज हुई। अब कैथोड किरणों के आगे ही बढ़ाया जाएगा, तो कैथोड किरणों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, क्या क्या मुख्य गुण थे। देखिए, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, ये सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। पीछे जितने मॉडल आप पढ़े सब में बताया गया, द्रव्य परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। ऋण आवेशित होने के कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। देखिए, ऋण आवेशित की बात की गई, जब इसमें माइनस चार्ज होगा तो क्या करेगा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक क्षेत्र में और मैग्नेटिक क्षेत्र में जैसे ये किरणें पहुंचेंगी, कैथोड किरणें क्या होंगी, विक्षेपित हो जाएंगी। जैसे मान लो कि ये अपने मार्ग से ऐसे जा रही हैं, ऐसे विक्षेपित हो जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे। विचलित होना ही विक्षेपित है ना, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएंगे। कांच की नली की दीवारों पर ग्रीन रंग का फ्लोरिसेंस उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। फ्लोरिसेंस मतलब प्रदीप्त। जब कोई धातु टकराती है किसी से और प्रकाश उत्पन्न करती है, जब कोई किरण टकरा कर प्रकाश उत्पन्न करती है तो उसे फ्लोरिसेंस कहते हैं। जैसे आपकी ट्यूबलाइट जो जलती है उसमें लगातार प्लाज्मा होते हैं, और प्लाज्मा क्या, बहुत ही इलेक्ट्रॉन हाईली होते हैं जो टकरा के हमें प्रकाश देते हैं। तो उसीलिए यहाँ पर भी क्या, ग्रीन इन्फ्लोरिसेंस उत्पन्न करती हैं। ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। आयनित करेंगी क्यों, कि किरणों को तभी, गैसें आयनित तभी कर सकते हैं किसी को जब उनमें आवेश होगा। इसका मतलब कैथोड किरणों में आवेश था, तभी ये क्या कर रही थी, आयनित कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। आप जानते हो फोटोग्राफिक प्लेट का हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे जो कैमरा होता है, पहले जो कैमरे चलते थे, अब तो मोबाइल हैं, उन पर एक रील देखा होगा आपने, तो उस पर अगर धूप में रख दो तो चित्र गायब हो जाते थे। तो ऐसी प्लेटें होती थी फोटोग्राफिक प्लेट, अगर उन पर ये किरणें डाली जाए, कैथोड किरणें, तो क्या हो जाएंगी, उन पर जो भी डाटा सेव है वो उड़ जाएगा। ठीक है, धातु की पतली पन्नी को पार कर जाती हैं, यानी इतनी तेज होती हैं कि मेटल की अगर कोई पतली पन्नी से गुजारा जाए तो कैथोड किरणें पार हो जाएंगी। ठीक है, देखिए एक रिमार्क लिखा है, कैथोड किरणों के एक कण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों के एक कण को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुल्किन साहब ने क्या किया था, 1917 में आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक किया था, जिसको बोलते हैं तेल बूंद प्रयोग, यानी तेल की बूंद पर इन्होंने प्रयोग किया था, और उस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तेल की बूंद पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन पर के आवेश की खोज की, और उस ऋण आवेश का मान निकाला इन्होंने -4.808 × 10⁻⁻10 ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये ESU यूनिट है, या इसी को उन्होंने कूलाम में बताया क्या, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब चलते हैं मौलिक कणों की, हमने बात की थी। तो देखिए मौलिक कण में पहला आपका मौलिक कण है, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले 3 तरह के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग अब बात करते हैं आज इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखिए ये सिंबल दिख रहा है -IE0, या इसे 0 भी कहते हैं, यानी इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। जे थॉमसन साहब ने क्या किया था, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी।
मिल्कन ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य का मौलिक कण है, जबकि इसका नामकरण स्टोनो ने दिया था। देखो यहाँ पर स्टोनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थॉमसन साहब ने खोज की, मिल्कन साहब ने उस पर आवेश का निकाला और द्रव्यमान का मौलिक कण बताया, और यहाँ पर स्टोनी ने क्या कहा, इसका नाम दिया। यानी इलेक्ट्रॉन नाम अगर किसी ने दिया है तो स्टोनी ने दिया है, थॉमसन ने नहीं दिया। ठीक, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को खोज की है, नाम नहीं दिया, नाम दिया स्टोनी ने, और आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश मिल्कन साहब ने खोजा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोषों में, जिनको हम लोग सेल कहते हैं, चक्रण करते हैं, स्पिन करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोषों में यानी सेल में चक्रण करते हैं। परमाणु के तीनों मूलभूत कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। देखिए ये आपके सब छोटे मोटे एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन हैं। मूलभूत कणों में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए किसी भी परमाणु के अंदर से, नाभिक से प्रोटॉन तो निकल नहीं सकते, न न्यूट्रॉन निकलेंगे, निकलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए रासायनिक अपक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ध्यान दीजिएगा 2.8 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, 2.8 × 10⁻⁻13 13 सेंटीमीटर होती है। ठीक, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया था पीछे नंबर ये, ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है? 96,500 96500 कूलाम। ये ध्यान रखिएगा, ये आवेश है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो कैसा ऋणात्मक आवेश होता है, और उस आवेश की वैल्यू होती है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19। अगर ये भी नहीं पूरा याद तो आप इतना याद करिए, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आवेश की इकाई ऋणात्मक होती है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश E, ठीक है, और द्रव्यमान M, इसमें क्या होता है? इसमें संबंध होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश E तथा द्रव्यमान M में जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं E/M, और ये वैल्यू निकाली हुई है। तो अभी तो आपको वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को मैं निकाल के नहीं दिखा सकता। ये वैल्यू प्रायोगिक निकाली गई है। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान M = E/M। तो देखिए E और E/M का वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है प्रायोगिक से, और E का मान यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने बता दिया। E फॉर क्या है? आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम, और E/M का मान आप निकाल चुके 1.759 इंटू 10⁻11। तो बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो ये देखिए ये -19 है, और ये गुणे से है तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻11, और ये 10⁻19, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, 0 और ये 30। लेकिन हमें 10 जहाँ पर गुणा करेंगे तो दशमलव के अंक पर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एक अंक पर हमें दशमलव निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू सूक्ष्म है, तो एक अंक और बढ़ाने के लिए हम इस पर क्या करेंगे? 10 की पावर में और बढ़ जाएगा, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा? -31। तो सीधे सीधे हम लोग अब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, अब देखते हैं थोड़े से ये कुछ विशेष जानकारियाँ होती है जहाँ पर रिमार्क लिखा होता है ना। तो देखिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी माध्यम से आया हो या लिया गया हो या कुछ भी किया गया हो, लेकिन आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? समान होता है। यानी E फॉर आवेश, M फॉर द्रव्यमान, जो E/M होगा वो हमेशा इक्वल होगा, एक समान होगा। जितना E इतना M, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इनका रेशियो एक समान होता है। ठीक है, अगर किसी को परमाणु देखना है तो देखिए उसके लिए एक ऑपरेटर्स होता है, स्कोप है, इसका नाम है स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। इसके द्वारा आप परमाणुओं को देख सकते हैं, पर बहुत महंगा है ये। ठीक है, स्कैनिंग
ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM द्वारा हम लोग क्या करते हैं, परमाणुओं को देखते हैं। ठीक है, आते हैं धन किरणों पर। कैनाल किरणें देखिए, गोल्डस्टीन ने, हाँ देखिएगा, गोल्डस्टीन ने 1886 में सामान्य कैथोड के स्थान पर छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग करके इन किरणों की खोज की। अभी पीछे आपको मैंने इलेक्ट्रॉन पर जब एक 60 सेंटीमीटर की नली दिखाया था, तो अब वहाँ पर जो नली ली गई थी वो सामान्य थी, लेकिन गोल्डस्टीन साहब ने उस नली को क्या किया, पोर्ट्रेटेड कर दिया, यानी पोर्ट्रेट कर दिया, छिद्रयुक्त कर दिया। और छिद्रयुक्त कैथोड का उपयोग करके जब इन किरणों की खोज की तो क्या देखा कि थॉमसन ने अपने ये गोल्डस्टीन ने किया, थॉमसन ने क्या किया कि जो ये किरणें खोज रहे थे, इन किरणों पर धनावेश है, इस बात का पता थॉमसन साहब ने लगाया। तो थॉमसन ने अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि जो किरणें हैं, यानी कैथोड किरणें हैं, कैनाल किरणें हैं, उन कैनाल किरणों पर कैसा धनावेश है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, धन किरणें। ये देखिए, अभी इससे पहले पीछे एक नली बनी थी आप इसी में, तो वो यहाँ पर छिद्रयुक्त नहीं थी। ये देखिए, ये देखिए परफोरेटेड है, ठीक है, ये परफोरेटेड है, छिद्रयुक्त नली है। तो जब छिद्रयुक्त नली में इन्होंने क्या किया, जैसे स्पार्किंग की, जैसे उसमें लो टेम्परेचर पर किया गया, तो क्या हुआ कि देखिए वैक्यूम पर जहाँ पर है तो तरंगे दो तरह से रेज निकली, एक जहाँ छिद्रयुक्त है उधर की ओर भागी, और एक जहाँ पर धनात्मक प्लेट से उधर की ओर भागी। कहने का मतलब अलग अलग बांटने से क्या हुआ, पता चला कि या तो धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक, तो एनोड और कैथोड रेज, इस तरह से कि धन किरणों की खोज हुई। अब ये धन किरणें या कैनाल किरणें देखिए, इनकी विशेषता क्या है। धन किरणें कैथोड किरणों की भांति सीधी चलती हैं। अभी बताया था कैथोड किरणें कैसे चलती हैं, सीधी चलती हैं, तो धन किरणें भी क्या है, सीधी चलती हैं। ये सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, सूक्ष्म कण, ठीक है। अब फिर देखिए विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, ये भी आपको बताया गया है। ये किरणें प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त का मतलब है किसी, जब ये पदार्थ से टकराएंगी तो क्या करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी उसी को हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, टकराने के बाद प्रकाश उत्पन्न करना। इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, कैथोड किरणों से कम होती है। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगी। ये किरणें ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कैनाल किरणें हैं वो कहाँ मुड़ जाती हैं, ऋण आवेशित प्लेट की ओर। अगर ये ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसी हैं, धन आवेशित। समझ में आया, यानी कि अगर कोई विपरीत की ओर तभी मुड़ेगा ना, यानी कैनाल किरणें कैसी हैं, धन आवेशित हैं, तभी वो ऋण आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कैनाल किरणों के माध्यम से किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की। तो देखते हैं प्रोटॉन की खोज। देखिए प्रोटॉन की खोज में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, दूर कर लीजिएगा। इसकी खोज 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। बहुत जगह आपको रदरफोर्ड मिला है और रदरफोर्ड ही आप रटे भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन की जो खोज है वो खोज किसने की, 1886 में गोल्डस्टीन साहब ने की। लेकिन प्रोटॉन नाम शब्द है, प्रोटॉन का नाम जो दिया गया है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है, और वो दिया गया है 1919 में। तो अगर ये बात कहा जाए कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो गोल्डस्टीन है। और ये कहा जाए कि प्रोटॉन शब्द किसने दिया, तो रदरफोर्ड साहब ने 1919 में दिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किताबों में भी रदरफोर्ड ही लिखते हैं, लेकिन नई किताबें अब गोल्डस्टीन का नाम देती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन है और रदरफोर्ड ने उनका प्रोटॉन का नाम दिया था। अब देखते हैं प्रोटॉन की क्या क्या विशेषता है। प्रोटॉन प्रत्येक परमाणु के नाभिक में होता है। देखिए इस तरह से हमने नाभिक बनाया है, ये परमाणु बन गया, और ये हमारा क्या है, अंदर वाला भाग ये क्या है, नाभिक है। प्रोटॉन यहीं पर बैठे बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग 1H1 से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रदर्शित करने का तरीका है, ठीक है। ये 1H1, देखिए हाइड्रोजन पे मैंने बताया था न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। पहली बार देखो बताया ना कि जब उसमें न्यूट्रॉन नहीं है तो लगभग क्या है, प्रोटॉन के बराबर है, इसलिए हम लोग क्या हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक। प्रोटॉन की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है प्रोटॉन की त्रिज्या। प्रोटॉन का आवेश, देखिए प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ये देखिए +1.602 × 10⁻19, वहाँ पर -1.60 10⁻19 था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ प्रोटॉन का क्या है, धन 1.602
माइनस 19 कूलम। ठीक। प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये देखिए द्रव्यमान थोड़ा कम होता है 1.6726 × 10⁻24। ये सब कुछ नहीं याद करना आपको, ये यहाँ याद कर लीजिएगा 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है। तत्वों के भौतिक गुण नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यदि किसी तत्व के फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें शो करना है, बताना है, तो वो किस पर डिपेंड करेंगी? परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर। ठीक। किसी भी परमाणु के आयन में परिवर्तन करने पर उसके प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहे हैं कि किसी भी परमाणु के आयन में परिवर्तन करने से उसके प्रोटॉनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। भाई मेरे, हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा नाभिक है, इसमें हम अंदर प्रोटॉन बैठाए हैं, तो निकट तो इलेक्ट्रॉन रहे ना, तो परिवर्तन इलेक्ट्रॉन में होगा, प्रोटॉन में थोड़ी। जैसे आपसे ये कहा जाए कि आप अपने चोर जेब में, बहुत सारे लोग चोर जेब बनाए रहते हैं, उसमें 200 रुपये रखे हैं ना, 200 रुपये, और 100 रुपये ऊपर वाली जेब में रखे हैं। अब आदमी से मांगा गया कि भाई 100 रुपये हमें दे दो या 50 रुपये दे दो, तो वो ऊपर वाली जेब से निकाल के दिया। 200 रुपये में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो प्रोटॉन भी क्या है? प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर रहते हैं, इसलिए उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा वो कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, उन्हीं से फ़र्क पड़ेगा। ठीक। इसे सामान्य रूप में हमें P+ से लिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन को 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, तो यहाँ पर चैडविक की स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए, CHADWICK। तो 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने बेरिलियम और बोरान जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की क्या कर दी? बमबारी कर दी। इससे कण की, ठीक है, इस कण की खोज की, यानी बमबारी करके बेरिलियम और बोरान जैसे हल्के तत्वों पर अल्फा कणों की बमबारी करके उन्होंने न्यूट्रॉनों की खोज की। यह कण क्या थे? विद्युत उदासीन थे। विद्युत उदासीन होने के कारण इसे हम लोग क्या नाम दिए? न्यूट्रॉन। ठीक। विद्युत उदासीन होने के कारण इसका हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। ये देखिए बेरिलियम, ये यहाँ पर बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9। हीलियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीलियम को हम लोग अल्फा कण कहते हैं। कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि हीलियम के नाभिक से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो अल्फा कण की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो हीलियम यहाँ पर क्या है? अल्फा कण है। अगर इसके साथ इसका बमबारी कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए 4 2 6, ये परमाणु क्रमांक जुड़ गया, 6 हो गया, और ये देखिए 9 4 13, तो एक प्रोटॉन यहाँ पर निकल गया, और ये बन गया हमारा कार्बन। ठीक। तो इस तरह से आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप मुझमें से जो भी आपको कमियां समझ में आ रही हैं या जो भी चीज़ें हैं, आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करेंगे, सूचित करेंगे, तो मैं ज़रूर उन पर सुधार करूंगा। आप मेरे 9307 90 13 37, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर दूर करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि हर बच्चे को छोटी से छोटी चीज़ें उपलब्ध कराऊं और उसे समझ में आए, ताकि रसायन विज्ञान का डर निकल जाए। सभी को जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।